आज हम लोग बजट के क्वेश्चंस करेंगे और बजट के क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बजट के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बजट के सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट का एक उद्देश्य नहीं है? विच वन इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? कौन सा उद्देश्य नहीं है? संसाधनों का पुनः आवंटन होता है, उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता उद्देश्य है, और बढ़ती क्षेत्रीय असमता ये नहीं होता है, और आर्थिक विकास ये सब है, बाकी ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो सी होगा। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां में सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियां वो सब प्राप्तियां होती है जो सरकार के दायित्व को बढ़ा देता है और संपत्ति को कम कर देता है। ठीक है ना, संपत्ति को कम कर देता है, पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। दायित्व को बढ़ा देगा और संपत्ति को कम कर देगा। तो बताइए, कर राजस्व ये तो राजस्व प्राप्ति है, गैर राजस्व ये भी राजस्व प्राप्ति है, विश्व बैंक से अनुदान ये भी नहीं। उधार जो होगा वो क्या है? वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। उधार जो है आपका पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। उधार जो है आपका पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। उधार क्या आएगा? पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हम रिमोट से भी चला सकते हैं इसको। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है, करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा करेक्ट है? करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट में देखिए क्या है, आईएमएफ से लिया गया ऋण राजस्व प्राप्ति है? बिल्कुल नहीं। जब भी ऋण लीजिएगा तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएंगी। ये तो होगा नहीं, ये गलत है। ऊंचा राजस्व घाटा अनिवार्य रूप से ऊंचे राजकोषीय घाटे को परिणाम करता है। ऊंचा राजस्व घाटा बिल्कुल नहीं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटा यानी रिवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फिस्कल डेफिसिट पे, तो ये भी गलत है। सरकार द्वारा ऋण राजकोषीय घाटों की स्थिति को दर्शाता है। सरकार द्वारा जो ऋण होता है, बिल्कुल, क्योंकि राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके बराबर होता है? फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग के बराबर होता है, बोरोइंग के बराबर होता है। फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग के बराबर होता है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो आगे भी देख लेते हैं। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति पर पूंजीगत प्राप्ति की अधिकता से होता है? बिल्कुल नहीं। राजस्व घाटा जो होता है पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अधिकता से होता है। ठीक है, व्यय अधिक है, राजस्व व्यय ज्यादा हो राजस्व प्राप्ति से, तो ये गलत है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एस शीट जो होता है बेनामी प्रॉपर्टी होती है। निम्न का एक नहीं, बेनामी प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है ना, निम्न का एक उदाहरण है। पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति। एस शीट जो होता है वो राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। एस शीट क्या है? राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। एस शीट एक राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। आपने रिकॉर्डेड वीडियो में से बजट का देखा था क्या? या किसने बजट का चैप्टर आपने किया हो रिकॉर्डेड वीडियो से या फिर यूट्यूब पे मेरे वीडियो से? बताइए फटाफट। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट है, कहता है उधार बराबर है। उधार किसके बराबर होता है? बोरोइंग जो होता है, बोरोइंग हमेशा किसके बराबर होता है? बोरोइंग हमेशा बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट के, यानी उधार जो होता है, उधार हमेशा बराबर होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो उतना ही होता है जितना सरकार उधार लेती है, या राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? उधार लेती है। ठीक है ना, तो सॉरी, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा हमेशा किसके बराबर होगा? राजकोषीय घाटा हमेशा उधार के बराबर होगा। तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए, उधार एक पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि, हाँ, उधार पूंजीगत प्राप्ति क्यों है? मैंने बोला कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? पूंजीगत प्राप्तियां होती है जो दायित्व का निर्माण करती है या बढ़ा देती है, निर्माण करती है, और संपत्ति को कम कर देती है। संपत्ति को कम कर देती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए,
देयता उत्पन्न करती है, देयता उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। यह संपत्ति उत्पन्न करती है, बिल्कुल नहीं। यह देयता कम करती है, बिल्कुल नहीं। देयता का दायित्व निर्माण करती है, यानी दायित्व को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। प्रीति झा बोल रही है डी आएगा सर, उपयुक्त सभी। ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो पूंजीगत प्राप्ति दायित्व का निर्माण करती है, नहीं, देयता उत्पन्न करती है। देयता कम करती है तो होगा नहीं, क्योंकि प्राप्तियां हमेशा दायित्व को बढ़ाता है। संपत्ति उत्पन्न करती है, ये भी नहीं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संघीय बजट। निम्न बजट होता है। संघीय बजट जो होता है, यूनियन बजट, यूनियन बजट की बात करते हैं। यूनियन बजट, यूनियन बजट क्या होता है, बजट होता है केंद्र सरकार का, स्थानीय सरकार का, राज्य सरकार का या चुनाव आयोग का। तो ध्यान रखिएगा, जो यूनियन बजट होता है वो होता है इसका केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है यूनियन बजट। ठीक है, यूनियन बजट किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटा बराबर है, राजस्व घाटा का फॉर्मूला होता है, राजस्व घाटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर होता है राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट, सॉरी, रिवेन्यू डेफिसिट जो होता है, डेफिसिट जो होता है वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति क्या होगा, राजकोषीय राजस्व घाटा हो जाएगा। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति क्या हो जाएगा, राजकोषीय, सॉरी, राजस्व घाटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्याज आय एक घटक है। ब्याज आय एक घटक है। ब्याज आय एक घटक है। किसका घटक है, देख लेते हैं। ब्याज आय एक घटक है। ब्याज पे जो इनकम होती है वो राजस्व होता है, लेकिन ये कर तो है नहीं, गैर राजस्व घटक है। ये गैर राजस्व आएगा। ये क्या आएगा, गैर राजस्व। देखिए, जो राजस्व प्राप्तियां होती है ना, वो राजस्व प्राप्तियां दो होती हैं, एक कर से होती है, एक गैर कर से होती है। राजस्व प्राप्ति होती क्या है, जो सरकार की बार बार प्राप्तियां होती रहती है, ना दायित्व का निर्माण करती है, ना संपत्ति का। ठीक है, वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा राजस्व उसमें। ठीक है, जो पेड बैच में है उनका जो है अपना उसमें देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, तो राजस्व जो व्यय आय होता है, राजस्व प्राप्तियां जो होती है, राजस्व प्राप्तियां सरकार के ना दायित्व को कम करती है, ना संपत्ति का निर्माण करती है। और राजस्व प्राप्तियां दो होती है, कर और गैर कर से। कर से क्या होगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर सरकार की राजस्व प्राप्ति है। गैर कर में क्या आएगा, ब्याज किसी को दिया हुआ उससे इनकम हो गई, लाभांश हो गया आपका। ठीक है, लाभांश हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपका राजस्व, गैर राजस्व आय का एक पार्ट है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट। राजस्व प्राप्ति है, ये भी तो है। तो राजस्व प्राप्ति में ये भी आता है, गलत है। इसका आंसर सी आएगा। देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ए नहीं आएगा, 9th का सी आएगा। 9th का सी आएगा, क्योंकि ये भी देख लीजिए 9th में दोनों है, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। बिल्कुल सही है वो। ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है, देखिए नेक्स्ट है आपका, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा इतना है। ठीक है सर, और उधार इतना है, ये भी ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। राजकोषीय जो घाटा होता है, राजकोषीय जो घाटा होता है, राजकोषीय घाटा वो किसके बराबर होता है, वो उधार के बराबर होता है। यानी फिस्कल डेफिसिट जो उधार फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके बराबर होता है, बोरोइंग्स के। बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके इक्वल होगा, बोरोइंग्स के इक्वल होगा। एनी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, निम्न में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो देखिए, वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा प्राप्त की गई लाइसेंस और कोर्ट फीस। पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब होता है कैपिटल रिसीट्स, जो लंबे समय के लिए हो और जो सरकार की दायित्वों को बढ़ा दे और संपत्ति को कम कर दे। कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को माइक्रोसॉफ्ट से वित्तीय सहायता। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पीड़ितों को माइक्रोसॉफ्ट से वित्तीय सहायता। अच्छा,
सार्वजनिक क्षेत्र से उद्यम में 40% शेयरों की निजी उद्यमों को बेच दिया, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, बेच दी। तो ये हमारा राजस्व, ये क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगी। सार्वजनिक LIC का लाभ, लाभ जो है बार बार होता रहता है, तो ये राजस्व हो जाएगा, राजस्व प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। लाइसेंस से फीस वगैरह आ रहा है, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स में ही आएगा, राजस्व प्राप्ति में आएगी, रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। सहायता जो भी मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्ति में आती है। जो लंबे समय के लिए सरकार को बेच दिया, दायित्व, संपत्ति कम हो जाएगा, दायित्व बढ़ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय का एक घटक है? निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय का एक घटक है? सेना के अधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन। पूंजीगत व्यय कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहा है, लंबे समय के एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। मेट्रो के निर्माण पर व्यय, ठीक है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को दिया गया तो बार बार दिया जाता है। राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज, ये सब बार बार दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो बार बार होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो बार बार होता है, और ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है। ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम, जिससे संपत्ति का निर्माण हो और दायित्व कम हो जाए, ठीक है। 12वीं का बी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुद्रास्फीति के दौरान अतिरेक बजट की नीति, सरकारी बजट का कौन सा उद्देश्य है? एक सरप्लस बजट, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट पॉलिसी जो होता है वो सरप्लस जो है मुद्रास्फीति के दौरान, मुद्रा इन्फ्लेशन है, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के लिए जो भी बजट बनेगा वो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए बनेगा। यानी मुद्रास्फीति के दौरान अतिरिक्त बजट जो भी बनेगा वो किस चीज के लिए बनेगा? आर्थिक स्थिरता के लिए बनेगा, ठीक है ना। मुद्रास्फीति के दौरान अतिरिक्त बजट जो भी पॉलिसी होगी सरकार की, कौन सी है वो? आर्थिक स्थिरता के लिए बनेगी। बी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक स्थिरता के लिए बनेगी, ठीक है। संसाधनों का आवंटन ये सब नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा क्लास, और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। एंजॉय नहीं करना है, मतलब समझ में भी आ रहा हो। आइए, एंजॉय क्या करना है। अब आगे देखते हैं। राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहा है। ये अवधारणा को निम्न में से कौन सी शर्तें संतुष्ट करती है? देखिए, राजस्व प्राप्तियां हैं, तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? वो प्राप्तियां जो बार बार होती रहती हैं, जो ना कि दायित्व का निर्माण करती है और ना ही संपत्ति कम करती है। वंदना कुमारी, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, ठीक है, चलिए आइए। तो देयता का उत्पन्न नहीं करती, ठीक है। संपत्ति को कम नहीं करती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 14 का क्या आएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 14 का क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथन में से गैर राजस्व को पहचानिए। निम्न कथन में से गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स। तो टैक्स में तो आ जाएगा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, है ना। गैर कर क्या होगा? विशेष आकलन। देखिए, इससे अभिप्राय सरकार के उस दावे से है जो व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है और किसी कानूनी उत्तराधिकारी का वसीयत को छोड़ने के बाद मर जाता है, यानी कानूनी उत्तराधिकारी या वसीयत को छोड़े बिना मर जाता है, यानी इसका कोई लीगल हायर नहीं है। जब भी किसी का कोई लीगल हायर ना हो तो सरकार की प्राप्तियां होती है, जैसे आगरा का लाल किला हो, आगरा का, हाँ आगरा एयरपोर्ट हो, ताजमहल हो, ये सब सरकार की क्या है? कोई लीगल हायर नहीं है, जिसकी वजह से सरकार के पास प्राप्तियां हो रही है, तो इसे बोलते हैं एस शीट। एस शीट बोलेंगे, एस शीट। डी होगा ना सर? 11 14वें का डी होगा। एक मिनट, सॉरी भाई साहब, एक मिनट। 14 का जो है बिल्कुल डी होगा। देखिए, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये होगा, बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सही है तो इसका ये, मैंने ये नहीं देखा, ठीक है, ये सही, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सर प्लीज 14 देखिए। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया पूजा चौधरी जी, आपकी बातों को पूरा ध्यान दिया जाएगा। वो गलती से जो है फ्लो में लग गया है, उसको 14 का डी होगा, बिल्कुल सही है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 16 क्वेश्चन पढ़िए फटाफट और इसका आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं 16 का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब फॉल्स है। कहता है राजस्व प्राप्ति प्रकृति में नियमित होती है, ठीक है, रेगुलर होता है। राजस्व प्राप्ति की स्थिति में भविष्य में राशि लौटाने की कोई देयता नहीं होती, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। पूंजीगत प्राप्ति या तो संपत्ति को में वृद्धि करती है, अरे, और सरकार की देयता को कम कर देती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उधार पूंजीगत प्राप्ति माने जाते हैं क्योंकि इसमें देयता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 16 का सी। 16 का जो आएगा सी, ठीक है, 16 का सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकारी कॉलेज की फीस एक राजस्व प्राप्ति है क्योंकि, सरकारी कॉलेज की फीस एक राजस्व प्राप्ति है क्योंकि ये बार बार होती है, ना देयता उत्पन्न करती है, ना संपत्ति का निर्माण करती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? यह सरकार की देयता उत्पन्न करती, बिल्कुल नहीं। यह ना तो देयता उत्पन्न करती है और ना ही सरकार की परिसंपत्ति को कम करती है, बिल्कुल सही। यह ना तो संपत्ति उत्पन्न करती है और ना ही सरकार की देयता कम करती है। संपत्ति ना तो संपत्ति उत्पन्न करती है, ये नहीं होगा। 17 का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन ही है, यदि सरकार का बजटीय घाटा इतना है, ठीक है, और उधार और अन्य देयता को छोड़ के 7,000 करोड़ है, तो राजकोषीय घाटा क्या होगा? बताइए राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा जो होगा वो होगा बजटीय घाटा, बजट डेफिसिट प्लस उधार तथा उधार अन्य देयता को छोड़ के, ये जो है उधार, ठीक है ना, तथा अन्य देयता को छोड़ के, अन्य देयता को छोड़कर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये नहीं 25,000 प्लस 7,000, 25 और 7 कितना होता है? 32, तो ये 32,000 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। 18 का सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी करेक्ट आंसर है। चलिए, निम्न विकल्पों में से प्रत्यक्ष कर को पहचानिए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिसका भुगतान और दायित्व का भार एक ही व्यक्ति पे हो, वो प्रत्यक्ष कर होता है। जिसका भुगतान हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन एक ही पर्सन पे हो, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो मनोरंजन कर दूसरों पे भी डाल सकते हैं, उत्पादन शुल्क दूसरे पे भी डाल सकते हैं, सीमा शुल्क दूसरों पे भी डाल सकते हैं। इनकम जो है प्रत्यक्ष कर होता है, इनकम जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है क्योंकि इसका भार एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बजट का घटक है? बजट दो प्रकार के होते हैं, पूंजीगत बजट और राजस्व बजट। पूंजीगत बजट और राजस्व बजट दोनों, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल की इमारत का निर्माण, भाई साहब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इमारत का निर्माण कीजिएगा तो क्या होगा? संपत्ति का निर्माण होगा। और संपत्ति का निर्माण क्या होता है? पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय है वो व्यय जो संपत्ति का निर्माण करे और दायित्व को कम कर दे, वो पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है ना, 21वें का क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। 21वें का सी हो जाएगा। 21वें का सी हो जाएगा। 21वें का सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 22वां। यदि अनुमानित सरकार की प्राप्तियां सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक हो, यानी सरकार की प्राप्तियां जो है
व्यय से अनुमानित मतलब एस्टिमेटेड इनकम जो है, रिसीप्ट जो है खर्चे से अधिक हो, यानी प्राप्तियां सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक हो, तो प्राप्तियां ज्यादा है, व्यय कम है, तो क्या होगा, अतिरेक बजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट होगा, क्योंकि प्राप्तियां जब ज्यादा हो तो सरप्लस बजट होता है, जब व्यय ज्यादा हो तो घाटे का बजट हो जाएगा। ठीक है ना। 22वें का बी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं बी? 22वें का बी स्मिता जी गलत बोल रहे हैं। ऐसे काहे बोले लो हो, गलत, थोड़ा सा लगाना है, ध्यान देना है स्मिता जी। मनीषा, सॉरी सर, ओके, चलिए ए होगा। हाँ, बजटीय घाटे का अर्थ है, बजटीय घाटे का मतलब होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, है ना, उधार को छोड़कर। उधार को छोड़कर तो आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं ये, इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा, इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला होता है, बजटीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। ठीक है ना। तो एक करेक्ट आंसर होगा 23 का, एक करेक्ट आंसर होगा 23 का सी, नहीं 23 का ए। सी जो होता है वो होता है राजस्व प्राप्ति, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति उधार के अतिरिक्त, तो ये जो राजस्व घाटा हो जाएगा। ठीक है। बजटीय घाटा की बात कर रहा है, तो बजटीय घाटा का मतलब कुल व्यय ज्यादा हो कुल प्राप्ति से, इसका डिफरेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि उधार और अन्य देयता को बजटीय घाटे में जोड़ दिया जाए तो वह पता चलता है। देखिए, यदि उधार और अन्य देयता को बजटीय घाटे में जोड़ दिया जाए, उधार और अन्य देयता अभी मैंने बताया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। उसको हम क्या बोलेंगे, 24वें का ए, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर कितना क्वेश्चन करवाइएगा? करवाएंगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आधा घंटा और क्लास लेंगे। 24वें का बड़े जल्दी हैं आप लोग। चलिए 24वें का ए, 24वें का ए, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, कर के भार से अभिप्राय है, कर की दर और स्तर नहीं, कर का मौद्रिक भार नहीं, कर का विकास वह तरीका जिससे एकत्र किया जाता है नहीं। कर का भार क्या होता है बताइए? कर का भार का मतलब होता है कर का मौद्रिक भार अंततः कौन उठाएगा। बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब होता है द पर्सन हु विल पे फाइनली टैक्स, हु विल फाइनली पे द टैक्स, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़िए। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सब सीबीएसई में आया हुआ है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का सुबह मैराथन दे रहा हूँ। सरकारी बजट में राजस्व घाटा, ये लीजिए भाई साहब, राजस्व घाटा का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। इसका वित्तायन निम्न द्वारा किया जा सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी सरकार का जो है राजस्व घाटा हो गया है, उसको हम पूरा कैसे करेंगे, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे कैसे, उसको हम पूरा कर सकते हैं। राजस्व घाटे को हमें क्या करना है, पूरा करना है। राजस्व घाटे को हमें क्या करना है, राजस्व घाटे को पूरा करना है। तो उधार ले सकते हैं, ठीक है, विनिवेश कर सकते हैं, ठीक है, कर राजस्व टैक्स को, ऑपर टैक्स कर, ए और बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 26 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, वैसे उधार तो हम राजकोषीय घाटे को पूरा करते हैं, लेकिन अगर नहीं है कर से तो होगा ही नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेके या फिर पूंजीगत प्राप्ति में से करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, हाँ सर लिख दीजिए ताकि ध्यान रहेगा। राजस्व घाटे को पूंजीगत प्राप्ति से पूरा कर सकते हैं, पूंजीगत प्राप्ति से पूरा किया जाता है। यानी रेवेन्यू डेफिसिट किससे होगा, कैपिटल रिसीप्ट से मेट करेंगे, कैपिटल रिसीप्ट से मेट कर सकते हैं,
मेट बाय कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां, राजकोषीय घाटे के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजकोषीय घाटे के लिए देखिए, सरकार के उधार को दर्शाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, अच्छा, कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, ये बिल्कुल सही है। सरकार की भावी देयता को बढ़ाता है, क्योंकि आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, लॉस है, तो खर्चे ज्यादा है, इनकम आपकी कम है। इनकम क्या है आपकी? कम है। तो इसका आंसर जो है ये भी ठीक है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और ब्रैकेट में होगा उधार को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उधार को छोड़कर। तो यहाँ पे तो उधार छोड़ा ही नहीं गया, यहाँ पे तो सीधा अंतर बोल दिया है, तो बी करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार के बजट में उधार होता है, ये तो राजकोषीय घाटा होता है, ये तो हमें याद हो चुका है। उधार लेते ही हम किस चीज के लिए? राजकोषीय घाटे के लिए लेते हैं। ठीक है, हाँ सर, आगे बढ़िए। निम्न में से गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व निर्यात टैक्स है, आयात शुल्क टैक्स है, ये सब टैक्स है। गैर कर कह रहा है, कर नहीं होना चाहिए, गैर कर। तो नॉन टैक्स में हमारा डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड क्या होगा? नॉन टैक्स डिविडेंड। ठीक है, लाभांश कर नहीं है, बाकी सब कर है। सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा, सरकार के बजट में देखिए प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा, राजस्व नहीं, राजकोषीय, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान यानी रिवेन्यू डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि इसे सीधे निम्न में से संग्रहित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर कहलाता है, क्या कहलाता है? क्योंकि इसे सीधे निम्न से संग्रहित किया जाता है। देखिए, वस्तु से उत्पादित करने वाली उत्पादन से। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसके भुगतान और दायित्व का भार एक ही व्यक्ति पर हो, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर 31 का आंसर क्या होगा? वस्तु उत्पादन करने में उत्पादनों से, वस्तु को बेचने वाले क्रेता से, वस्तुओं के खरीदने से, और आय अर्जित करने वालों के। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? इनकम को अर्जित करने वालों पे टैक्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा बराबर होता है। सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा बराबर होता है। सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा उधार के अतिरिक्त ब्याज। फॉर्मूला था ना उसका, इसका फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। बताइए तो 32वें का आंसर क्या होगा? ब्याज भुगतान के अतिरिक्त उधार। सी इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है? राजस्व व्यय कौन सा होता है? राजस्व व्यय वो व्यय होगा जो सरकार के, जो लगातार बार बार होते रहते हैं, ठीक है ना, जो सरकार के ना संपत्ति का निर्माण करती है ना दायित्व को कम करती है। शेयर की खरीद, अच्छा, ऋण नहीं, आर्थिक सहायता और भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड होल्डिंग। चलिए बताइए क्या होगा राजस्व व्यय? शेयर खरीद रहे हैं तो ये तो खरीद रहे हैं तो पूंजीगत हो जाएगा, ऋण ले रहे हैं तो पूंजीगत व्यय है, दे रहे हैं ऋण का प्रदत्त ऋण पेमेंट कर रहे हैं, भूमि का मतलब ये पूंजीगत हो जाएगा। तो इसका आर्थिक सहायता जो है वो क्या है, ना संपत्ति का निर्माण करेगी ना दायित्व। सी आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत है? पूंजीगत प्राप्ति जो लंबे समय की प्राप्तियां होती हैं, लाभांश रिवेन्यू रिसीव्स होता है, राजस्व प्राप्ति होता है, प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्ति है, अनुदान राजस्व प्राप्ति है रिवेन्यू रिसीव्स है। क्या हो जाएगा? विनिवेश। विनिवेश क्या होगा? राजस्व। विनिवेश क्या हो जाएगा आपका? राजस्व। विनिवेश जो होगा आपका वो आपका राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। ये सब क्या है? ये सब आपका राजस्व प्राप्ति है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट जो है आपका पूंजीगत प्राप्ति होगा, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है मतलब करेक्ट है। तो करेक्ट है तो देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। नहीं, राजकोषीय घाटा कुल व्यय कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर, तो ये गलत दिया हुआ है। प्राथमिक घाटा कुल प्राप्ति और कुल ब्याज भुगतान का अंतर होता है, ये भी गलत है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग है। तो देखिए, प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है ना। तो कह रहा है राजकोषीय घाटा ये निकालना है, तो फॉर्मूला होगा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ बिल्कुल सही, सी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है। 35 का क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 35 का सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर होता है। तो मैंने कई बार बोला है कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग के बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर हो जाएगा? उधार के बराबर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए ही सरकार उधार लेती है, अदरवाइज उधार वैसे नहीं लेती है। तो राजकोषीय घाटा ही क्या होगा? हमारा उधार ही राजकोषीय घाटा हो जाएगा। उधार ही क्या होगा? हमारा राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो 52 का क्या आ जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। 52 का बी करेक्ट आंसर होगा। 53 देखिए, प्राथमिक घाटा बराबर होता है। प्राथमिक घाटा मैंने बोला था अभी कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। और अगर फिस्कल डेफिसिट निकालना, नहीं, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना। और अगर फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ सर आगे बढ़िए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? ब्याज भुगतान के अतिरिक्त उधार, उधार में ब्याज भुगतान माइनस कर दीजिए, तो ब्याज भुगतान के अतिरिक्त उधार जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। चलिए, सरकार द्वारा विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? सरकार ने प्रॉपर्टी बेच दी तो क्या होगा? संपत्ति कम हो जाएगी, दायित्व बढ़ जाएगा। तो बताइए क्या होगा? इसकी स्थिर पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री होती है, इसमें इसके पास सार्वजनिक उद्यमों के शेयर्स की बिक्री होती है, इसकी इमारत की बिक्री होती है और उपयुक्त सभी। तो 44 का क्या आ जाएगा? 44 इसमें क्या होता है? सार्वजनिक उद्यमों के शेयर्स की बिक्री होती है। डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है स्थिर पूंजीगत संपत्ति की बिक्री नहीं, शेयर्स की बिक्री। शेयर्स की बिक्री विनिवेश होता है। तो प्रॉपर्टी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर्स को बेच रही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं डी नहीं होगा पूजा चौधरी जी, बी होगा। सॉरी, पूजा बोल रहे हैं बी, प्रियंका जी बोल रहे हैं डी नहीं बी। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, सरकारी बजट, एक मिनट, सरकारी बजट में निम्न में से कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है? सरकारी बजट में निम्न में से कौन सा राजस्व का स्रोत इसकी देयता बढ़ा देती है? राजस्व का स्रोत देयता बढ़ा देती है। प्रत्यक्ष कर, ऋणों की वसूली, उधार और सार्वजनिक ऋण के उद्यमों का लाभांश। सरकारी बजट में निम्न में से कौन सा राजस्व का स्रोत, राजस्व मतलब इनकम का स्रोत, इसकी देयता बढ़ा देती है? तो उधार को बढ़ा देगी, क्योंकि देखिए ये सब राजस्व प्राप्तियां होती हैं और राजस्व प्राप्तियां जो होती है सार्वजनिक ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली तो देयता तो नहीं बढ़ेगी, तो उधार ही आएगा। क्या होगा? 44 का
सी करेक्ट आंसर है। 45 का क्या है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर होता है, तो मैंने कई बार बोला है कि राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, वो होता है बोरोइंग के, वो होता है बोरोइंग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बोरोइंग बराबर होता है बोरोइंग के, या राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। मेरे ख्याल से बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। बी क्या है, 40, एक मिनट रुक जाइएगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, ये होगा। तो राजकोषीय घाटा बराबर है, सही विकल्प चुने। प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान नहीं, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, बी करेक्ट आंसर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 47 देखिए, कहता है प्राथमिक घाटा बराबर होता है। प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजस्व प्राप्ति फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसका आंसर बता दीजिए। ये देखिए, उधार किसके बराबर होता है, फिस्कल डेफिसिट के बराबर होता है, राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 48 देखिए, प्राथमिक घाटा डैश सरकार की उधार आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा जो होता है सरकार की उधार आवश्यकता है, क्या, ब्याज भुगतान हेतु, ब्याज भुगतान के अतिरिक्त सभी प्रकार के भुगतान हेतु, कुछ विशिष्ट भुगतान हेतु। 48 तो इसका जो होता है देखिए, प्राथमिक घाटा जो है ना ब्याज भुगतान के अतिरिक्त कितना है वो देखना होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। सभी प्रकार के भुगतान नहीं हेतु नहीं, ब्याज भुगतान हेतु, ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 का क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, ये थोड़ा सा स्कैन करने में दिक्कत हुई इसको, देखिए सही विकल्प चुनना है। डैश सरकार की एक राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहा है। राजस्व प्राप्ति मैंने बताया जो ना कि दायित्व को कम करती है ना संपत्ति का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो 49 का क्या होगा आंसर बताइए। एनएससी जारी करके सरकार की एकत्रित किए नहीं, ये पूंजीगत प्राप्ति है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम 40% शेयर बेच दिया, ये भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्ति। एक सार्वजनिक क्षेत्र एलआईसी के लाभ जो होता है वो हमारा राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक। बुलेट ट्रेन के निर्माण में नहीं, ये भी नहीं, ये राजस्व व्यय है। लिया गया उधार, ये तो उधार हो गया, तो लंबे समय का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है पहचानिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजकोषीय घाटा नियोजित राजस्व व्यय और नियोजित राजस्व प्राप्ति का अंतर होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। राजकोषीय घाटा कुल नियोजित व्यय और कुल प्राप्ति का बीच का अंतर होता है, ये होता तो है लेकिन इसमें उधार को छोड़कर। प्राथमिक घाटा कुल नियोजित प्राप्ति और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। अच्छा, राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है, ये सही है, अभी हमने किया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का सी नहीं, 50 का डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होता है, हो सकता है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये शून्य कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जब इसका डी आ जाएगा, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान क्या हो, बराबर हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पीएसयू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग से प्राप्त लाभांश, लाभांश जो होता है वो बार बार होता है, तो वो राजस्व प्राप्तियां हैं। और राजस्व प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, कर और गैर कर। तो वो क्या होगा, गैर कर राजस्व प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना, कर नहीं गैर कर राजस्व प्राप्ति। इसका आंसर क्या आएगा, 52 का ए आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन से देखिए पीछे इसका आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन आपको इसका ध्यान नहीं देना है, ये आपका इसका पीडीएफ अभी आपको आपके पास पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां हैं? निम्न में से क्या सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां हैं? आयकर बिल्कुल नहीं, ये राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसीट्स है, राजस्व प्राप्तियां। ब्याज प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू के शेयर्स एक्स लिमिटेड को बिक्र बेच दिया, इससे प्राप्तियां होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, बिल्कुल सही। सी इसका क्या होगा? 53 का सी करेक्ट आंसर होगा। ये भी लाभांश जब भी आ गया तो राजस्व प्राप्तियां, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है? पूंजीगत व्यय नहीं है। पूंजीगत व्यय मतलब लंबे समय का व्यय। विश्व बैंक द्वारा अग्रिम ऋण लिया, ठीक है। विद्यालय में भवन का निर्माण, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है। ऋणों का पुनः भुगतान, ये पूंजीगत व्यय है, सॉरी व्यय की बात कर रहा है। कर प्राप्ति, कर जो होता है ना वो राजस्व होता है। कर क्या होता है? राजस्व व्यय। कर प्राप्ति राजस्व प्राप्ति होती है, तो ये राजस्व है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। और विश्व बैंक द्वारा अग्रिम ऋण बोरोइंग, ये व्यय नहीं है, ये पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये और ये क्या है? व्यय नहीं है, बाकी दोनों व्यय। ये और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए और डी, इसमें ए और डी दोनों आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, ए एंड डी दोनों आंसर आएंगे, ए और डी दोनों आंसर आएगा, ए भी आएगा और डी भी आएगा, ठीक है ना। जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऐसे ही एमसीक्यू की जितनी भी वीडियो होंगी जो आपके पास, जो क्या बोलते हैं एमसीक्यू का जो है आपका चैप्टर वाइज, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। कल हम लोग जो है भुगतान शेष हम करेंगे, व्यापार शेष भुगतान शेष करेंगे, ठीक है ना। व्यापार शेष और भुगतान शेष कल हम करेंगे, ठीक है।